मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारा ये सेकंड वीडियो है जो रीट प्री और रीट मेन के लिए शिक्षण विधियां हिंदी की चल रही थी और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है साथियों कि सर इसी तरह से पढ़ाते रहिए, हम आपकी क्लास का वेट करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। अच्छी बात है क्योंकि इस तरह के नोट्स मिलते नहीं हैं और जितने भी साथी नोट्स बना रहे हैं बनाते रहिए। मैंने वादा किया है आपसे कि मैं आपकी क्लास में पूरी करवाऊंगा। कहीं भी किसी का भी कोर्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए सबसे पहले बात आती है प्राचीन विधियां। अब प्राचीन विधियों में कौन कौन सी विधियां आती है साथियों? व्याकरण शिक्षण की विधियों की बात कर रहे हैं साथियों। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को कोटा ऑनलाइन क्लास ऐप के ऊपर मिलेगी और आप लोग जो है कोटा ऑनलाइन क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। ये सारी पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर मिलेगी तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिलेगी साथियों। प्राचीन विधियां कौन कौन सी विधियां हैं साथियों? यहाँ पर दो तरह की विधियां होती है व्याकरण शिक्षण की विधियों में। एक होती है प्राचीन विधियां और एक होती है अर्वाचीन विधियां। ठीक है, तो प्राचीन विधियां और अर्वाचीन विधियां दो प्रकार की विधियां होती है। तो जिसे अर्वाचीन मतलब आधुनिक भी हम लोग कह सकते हैं। अर्वाचीन मतलब आधुनिक विधियां भी कह सकते हैं। तो प्राचीन विधियां जो है एक तो होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि, दो तीसरी है सूत्र या कंठस्थीकरण विधि, पारायण विधि, पांचवी भाषा संसर्ग अव्याकृत विधि, अर्थ अवबोधन या वाद विवाद विधि, सातवीं है अन्वय व्यतिरेक विधि, आठवीं है व्याख्या विधि। तो साथियों इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और ये किस में आती है, यानी कि ये प्राचीन में आती है या अर्वाचीन विधियों में आती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आठ विधियां आप लोगों को बताई है ये पूरी की पूरी प्राचीन विधियों में आती हैं और ये व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। ये आपको पूरा कंप्लीट इस तरह याद रखना है। प्राचीन विधियां कौन कौन सी है और प्राचीन विधियां ये व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं और ये किसमें आती है? प्राचीन विधियों में आती है। एक बार फिर बता देता हूँ। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र कंठस्थीकरण विधि, परायण विधि, भाषा संसर्ग अव्याकृत विधि, अर्थ अवबोधन वाद विवाद विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि और व्याख्या विधि। और अर्वाचीन विधियों में साथियों कौन कौन सी विधियां आती है? आगमन निगमन विधि, समवाय सहयोग विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तीन विधियां अर्वाचीन विधियों में आती है जो यानी कि आधुनिक विधियों में। और तीसरे नंबर पर आती है अन्य विधियां। जो अन्य विधियों में कौन कौन सी आती है? अनौपचारिक विधि जिसे या सैनिक विधि भी हम लोग कहते हैं। अनौपचारिक विधि या सैनिक विधि भी कहते हैं। तो तीन प्रकार की विधियां हैं, प्राचीन विधि, अर्वाचीन विधि और अन्य विधि। अब साथियों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्राचीन विधियों में। प्राचीन विधियों में सबसे पहले जो विधि है वो है आगमन विधि। साथियों जो प्राचीन विधियां हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर आगमन विधि है। प्राचीन विधियों में सबसे पहले कौन सी विधि है? आगमन विधि। मित्रों याद रखना, इस तरह के नोट्स आपको मैं फिर बता देता हूं, कोई दे न दे लेकिन मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। आप नोट्स बनाइए, दिल से पढ़िए। मैंने आपसे बोला था मैं रीट प्री और रीट मेन का कोर्स में आपका पूरा कराऊंगा। चाहे वो हिंदी साहित्य, चाहे वो हिंदी की शिक्षण विधियां हो, चाहे वो एसएसटी के सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां हो या संस्कृत की शिक्षण विधियां हो, किसी की भी शिक्षण विधियां हो साथियों, मैं कोर्स पूरा कराऊंगा और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको पूरे कराऊंगा साथियों। तो आप निश्चित रूप से नोट्स बनाइए, दिल से नोट्स बनाइए साथियों। ठीक है, तो आगमन विधि। आगमन विधि देखिएगा, पहली बात है इस विधि का प्रतिपादन। प्रतिपादन मतलब इस विधि को किसने, कौन लेकर के आया था, इस विधि को किसने बनाया? तो इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा किया गया था। आगमन, तो यहां पर अरस्तु, तो अ से आ, अरस्तु ने आगमन विधि का, अरस्तु ने आगमन विधि का ट्रिक भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अ और आ। ठीक है, अ से अरस्तु और आ से आगमन, याद हो जाएगा, के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आगमन विधि का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा किया गया था मित्रों। आगे बात करेंगे, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम
महर्षि पतंजलि के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। साथियों मैं आपको फिर बता दूं, ये जो मैं शिक्षण विधियां पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए कंबाइंड है। दोनों के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। निश्चित रूप से नोट्स बनाइए दिल के साथ। ऑथेंटिक है सारी चीजें, कहीं से भी कोई गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आगमन विधि की बात अगर की जाए कि सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा किया गया था। संस्कृत में पूछा जाए तो महर्षि पतंजलि के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। आगे बात करेंगे, व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम बालकों के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगमन विधि में साथियों याद रखना, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। कितनी बढ़िया बात मैंने आपको बताई है। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत कर किए जाते हैं, तदुपरांत उसके बाद में उन उदाहरणों की समानता को देखकर छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है। पुनः उस नियम की सत्यता को जांचने के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। वह आगमन विधि है साथियों। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी साथियों आपको कि आगमन विधि में सबसे पहले क्या बताए जाते हैं? उदाहरण, और उदाहरण की सहायता से क्या बनाए जाते हैं? नियम। क्या बनाए जाते हैं? नियम। तो साथियों याद रखना, आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में नियम बनाए जाते हैं, और उन नियमों की सत्यता को जांचने के लिए वापिस से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। बस यही आगमन विधि है। याद हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आगमन विधि क्या? आगमन विधि का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया, जो यूनानी दार्शनिक थे। संस्कृत में महर्षि पतंजलि ने किया। व्याकरण पढ़ाते समय, व्याकरण की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सबसे पहले बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद में उदाहरणों की समानता को देखकर छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है। पुनः पुनः नियम की जांच या उनकी सत्यता को जांचने के लिए अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो साथियों यही आगमन विधि होती है। मेरे हिसाब से याद आ गई होगी। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसकी परिभाषाएं आती है साथियों। कहीं ना कहीं ये परिभाषाएं भी पूछ ली जाती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले जायसी की परिभाषा है। जायसी की इंपोर्टेंट परिभाषा है साथियों। इंपोर्टेंट परिभाषा है, जायसी की पूछी गई परिभाषा है। आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बात वही आ गई, विशेष दृष्टांतों की सहायता से। जहां पर भी विशेष दृष्टांत वाली बात की जाए वहां पर परिभाषा दी है जायसी ने। ठीक है, तो इस तरह से कोई ना कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए आप उस परिभाषा का। विशेष दृष्टांत की बात कौन कर रहा है? परिभाषा में जायसी कर रहा है। इस तरह से, क्योंकि पूरी की पूरी परिभाषा रटना सही नहीं है, वो भूल जाओगे आप लोग। तो प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना। परिभाषाएं रटी नहीं जाती है, उनमें कोई पॉइंट को पकड़ा जाता है और वो लेखक या राइटर का नाम याद रखा जाता है। तो जायसी परिभाषा में विशेष दृष्टांत की बात करते हैं, इस तरह से याद हो जाएगी। साथियों जरूर कमेंट कीजिएगा नोट्स कैसे लग रहे हैं और मेरी मेहनत कितनी अच्छी आपको लगती है। कि साथियों निश्चित रूप से, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप लोगों की मेहनत चाहिए साथियों। आप अगर सपोर्ट करोगे तो मेरा भी दिल खुश होता है, आप भी लाइक करोगे तो मेरा भी दिल खुश होता है। चलो यार, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो जायसी क्या कहते हैं? आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। नंबर 2 पे बात करेंगे, लेंडन या लेंटव। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेंडन या लेंटव। जब कभी छात्रों के समक्ष अनेक तथ्य, वस्तुएं एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तत्पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं, तो वह आगमन विधि होती है। जब छात्रों के सामने अनेक तथ्य या वस्तुएं या उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं,
तो याद रखना साथियों, तथ्य या वस्तुएं उदाहरण प्रस्तुत करने की बात कौन करता है? लेंडन या लेंटव करता है, और उसके बाद में उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कि नियम निकाले जाते हैं, तो वही आगमन विधि होती है। ऐसा लेंडव या लेंटन कहते हैं। साथियों आगे बात कीजिएगा, यह विधि परीक्षा की दृष्टि से उत्तम परिभाषा प्राप्त करने के लिए विशेष उपयोगी मानी जाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह विधि क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है या उपयोगी मानी जाती है। तीसरी परिभाषा आती है युंग जुंग के अनुसार। किसके अनुसार? युंग जुंग के अनुसार, जिस विधि में बालक विविध स्थूल तथ्यों के आधार पर, स्थूल मतलब बड़ा, यानी कि बड़ा किसको माना जाता है? उदाहरणों को। तो यहाँ स्थूल की बात अगर करेंगे तो वो युंग जुंग कर रहा है साथियों। स्थूल मतलब बड़े, बड़े मतलब उदाहरण। तो स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो वह आगमन विधि कहलाती है। स्थूल तथ्यों के आधार पर, तो स्थूल तथ्यों की बात परिभाषा में कौन करता है? युंग और जुंग करता है साथियों। हो जाएगी याद? आगे बढ़िए साथियों। अब बात करेंगे यहां पर आगमन विधि के प्रमुख पद, जिन्हें चरण भी कहते हैं, सोपान भी कहते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। परिभाषा आगमन विधि में मैंने बता दी है। अब आगमन विधि के पद, चरण, सोपान कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना साथियों, व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आगमन विधि का प्रयोग अगर व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है, तो एक शिक्षक उस कक्षा में कितने चरणों से गुजरता है? 4 चरणों से गुजरता है। एक तो सबसे पहले वो उदाहरण प्रस्तुतिकरण करता है, उसके बाद में निरीक्षण या तुलना या फिर विश्लेषण करता है, उसके बाद में नियमीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालता है, उसके बाद में सत्यापन या पुष्टि करता है, जिसे कहते हैं प्रयोग या अभ्यास या परीक्षण या जांच। तो साथियों ये 4 चरण आपको कंप्लीट ऐसे कैसे याद होना चाहिए, यानी कि आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्याकरण शिक्षण का प्रयोग करते समय, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक कितने चरणों से गुजरता है? तो 4 चरणों से। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण या तुलना या विश्लेषण करना, नियमीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालना, सत्यापन या पुष्टि, जिसे हम लोग प्रयोग, अभ्यास या परीक्षण या जांच भी कहते हैं। तो मित्रों इस तरह से चारों के चारों ही आप लोगों को चरण याद रखने हैं, और कंप्लीट एक एक के क्रम से याद रखने हैं साथियों। ये क्रम से याद रखने हैं आप लोगों को, ये ध्यान रख लेना भाई। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुतिकरण, उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर उसका निरीक्षण, निरीक्षण को तुलना कहते हैं, तुलना को विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है नियमीकरण, यानी कि नियम बनाना, जिसे हम लोग सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालने वाली बात भी कहते हैं। फिर लास्ट में आता है उसके वापिस से सत्यापन करना होता है, सत्यापन करना या पुष्टि करना, उसको प्रयोग या अभ्यास में लाना, परीक्षण या जांच करना, तो ये लास्ट में आता है साथियों। ठीक है, तो याद हो जाएंगे। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि को प्रयोग करते समय शिक्षक इन 4 चरणों से गुजरता है। आगे बात करेंगे साथियों, अब 4 चरणों में क्या क्या होता है। तो पहला चरण था इसका उदाहरण प्रस्तुतिकरण। तो इसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसे वाक, टाक, चाक। ठीक है, वाक, टाक, चाक एक जैसे उदाहरण लग रहे हैं ना, एक जैसे साउंड आ रहा है। फिर इसके बाद में साथियों क्या किया जाता है? निरीक्षण या तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत प्रस्तुत उदाहरणों में किसी विशेष समानता को देखा जाता है। अब विशेष समानता को देखा जाएगा भाई, पहले उसने उदाहरण प्रस्तुत किए, निरीक्षण या तुलना कर रहा है, इसका मतलब निरीक्षण या तुलना में क्या करेगा वो दोनों, उन जो उदाहरण प्रस्तुत किए उसमें समानता देखेगा वो। तो उपयुक्त उदाहरणों का उच्चारण करने पर उच्चारण साइलेंट लुप्त हो जाता है, यानी कि आई जो है यहाँ पर साथियों, यल जो है क्या हो जाता है? वो साइलेंट हो जाता है, यल। तो ये हमने देखा। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर बात की जाती है नियमीकरण या सामान्यीकरण। जो तीसरा इसका जो पद है, तीसरा जो चरण है उस किसका? आगमन विधि का, व्याकरण शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा जो चरण है इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत प्रस्तुत उदाहरणों की समानता के आधार पर किसी नियम या सिद्धांत की स्थापना की जाती है। किसी भी शब्द के अंत में अगर ए प्लस एल प्लस के प्लस एफ प्लस एम स्थिति प्राप्त होने पर उसके उदाहरण में
यल साइलेंट लुप्त हो जाता है। ये हमने क्या बना लिया, अब नियमीकरण कर लिया उसका, कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ए आए, एल आए, के आए, एफ आए, एम आए, तो ऐसी स्थिति में उसका उच्चारण करते समय एल साइलेंट हो जाता है। ये नियम हमने बना लिया। अब क्या किया जाएगा साथियों, वापिस से उस सत्यापन किया जाएगा उस नियम की पुष्टि की जाएगी। इसके अंतर्गत बनाए गए नियम को सिद्ध करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण फिर प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे हाफ, काफ, बाम, पाम, काम, इस तरह से। तो देखो एफ एफ एम एम आ रहा है ना, तो जहां पर भी ए एल के एफ एम आते हैं अंत में, वहां पर एल साइलेंट हो जाता है। तो ये पुष्टि हो गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले आगमन विधि का पहला नियम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उदाहरण या प्रस्तुत करेंगे। तो उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हमने, उसके बाद में उस उदाहरण के हम निरीक्षण, उस उदाहरण की तुलना करेंगे, उसमें कोई ना कोई विशेष समानता देखेंगे। तो हमने देखा कि इसमें एल साइलेंट हो रहा है। फिर तीसरे नियम पर नियमीकरण करेंगे या सामान्यकरण करेंगे। तो उसका नियम हम लोगों ने बना लिया कि किसी भी शब्द के अंत में ए एल के एफ एम आता है, तो वहां पर यल साइलेंट हो जाता है। अब इसके हम लोग सत्यापन या पुष्टि करेंगे, तो कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लगता है, शायद आप लोगों को आगमन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। जब भी आगमन विधि का प्रयोग कोई शिक्षक व्याकरण पढ़ाते समय करता है, कहाँ पर, कक्षा के अंतर्गत, तो वो कौन से शिक्षण सूत्रों को काम में लेता है। तो सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर वो पढ़ाता है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम बनाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, पहले विशेष बात, विशिष्ट क्या हुआ, उदाहरण हुए। सामान्य की ओर जाता है, सामान्य क्या बात हुई, नियम हुए। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। जैसे ज्ञात, यहाँ पर उदाहरण हमें पता थे, अज्ञात की ओर नियम हम लोगों ने बनाए, तो वो अज्ञात की ओर गया। ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाता है आगमन विधि में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, पूर्ण से अंश की ओर जाता है, सरल से कठिन की या जटिल की ओर जाता है साथियों। मूर्त का वो मतलब होता है मेरे सामने जो प्रत्यक्ष चीज है। मूर्त मतलब मेरे सामने जो प्रत्यक्ष है। अमूर्त मतलब जो मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। तो याद रखना साथियों, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और सरल से कठिन या जटिल की ओर। तो ये सारे के सारे जो शिक्षण सूत्र हैं, वो आगमन विधि में प्रस्तुत होते हैं, या आगमन विधि का प्रयोग इसके आधार पर किया जाता है। साथियों, कभी कभी पूछ लिया जाता है, आगमन विधि का प्रयोग निम्न शिक्षण सूत्र, आगमन विधि में निम्न शिक्षण सूत्र को प्रयोग में लेते हैं। तो आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र को प्रयोग में लेते हैं, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो अधिकतर तो उदाहरण से नियम की ओर ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आप लोग याद रखना, आगमन विधि में निम्न शिक्षण सूत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। ठीक है साथियों, याद हो जाएंगे। अब आगमन विधि के गुण, आगमन विधि के कौन कौन से गुण हैं साथियों, एक एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, मिलने वाली नहीं है, सोच लेना कहीं पर भी। एक अगर इस तरह से सटीक चीजें आपको कहीं मिल जाए, मेरे को बता देना आप लोग। ठीक है। और ये पढ़ लिया तो रीट में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आगमन विधि के गुण या लाभ, देखो साथियों, छोटे बालकों या प्राथमिक स्तर के बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए सर्वोपयुक्त विधि मानी जाती है। साथियों, जो आगमन विधि है, वो प्राथमिक स्तर के लिए व्याकरण पढ़ाने के लिए, छोटे बालकों के लिए या प्राथमिक स्तर के लिए सर्व उपयुक्त विधि मानी जाती है। फिर मतलब ये इसके गुण हैं, ये इसके लाभ हैं साथियों। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। आगे, इस विधि के प्रयोग से बालकों में खोजी यानी कि खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आगे, ये व्याकरण शिक्षण की एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। पांचवी है, ये व्याकरण शिक्षण की बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है। छठी है, इससे बालकों की समझ शक्ति और ग्रहण शक्ति भी विकसित होती है।
फिर देखिए साथियों, 7वें नंबर पर है, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब आती है आगमन विधि के दोष या आगमन विधि की कमियां। अभी तक हमने पढ़ी आगमन विधि के लाभ क्या है, आगमन विधि के गुण क्या है। ठीक है, अब आगमन विधि के पढ़ेंगे हम लोग दोष या फिर कमियां क्या क्या है आगमन विधि में। क्योंकि साथियों अब वहां पर प्राथमिक शिक्षक के लिए उपयोग में ले रहे हैं, तो ये उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि प्राथमिक के रूप में है। इस विधि में समय और परिश्रम शिक्षक का अधिक लगता है, बिल्कुल सही बात। इस विधि से शिक्षण करवाने के लिए एक अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हम लोगों ने साथियों इसके हम लोग पढ़ रहे हैं दोष क्या क्या है। चौथे नंबर पर है, इसमें शिक्षण की गति मंद होती है, इसमें पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है। 5वें नंबर पर है, समय एवं परिश्रम अधिक लगने के कारण शिक्षक उस विधि के व्याकरण पढ़ाने की रुचि कम लेते हैं। बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो ये थे इसके लाभ और इसके दोष। ठीक है, अब बात करेंगे आगमन विधि के रूप। अब आगमन विधि के साथ में दो रूप माने जाते हैं, एक होता है प्रयोग प्रणाली और एक होता है संयोग प्रणाली। तो आगमन विधि के दो रूप हैं। प्रयोग प्रणाली में आगमन विधि की जो प्रक्रिया हमने ऊपर पढ़ी है वही क्या है, प्रयोग प्रणाली है साथियों। यानी कि उदाहरण से नियम की ओर अगर हम चल रहे हैं तो ये इसकी प्रयोग प्रणाली है। संयोग प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण इत्यादि के साथ ही व्याकरण की भी शिक्षा दे दी जाती है। इसे ही हम आगे समवाय विधि भी कहते हैं। सो साथियों, जब व्याकरण पढ़ाते यानी कि व्याकरण की अलग से शिक्षा नहीं देना, यानी कि गद्य के, पद्य के और रचना के इनके साथ ही अगर व्याकरण की शिक्षा दे दी जाती है तो वही इसकी संयोग प्रणाली कहती है, जो आगे हम लोग समवाय विधि में इस तरह की बात करते हैं। अब नंबर 2 पे आती है प्राचीन विधियों में व्याकरण की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, उसमें से आगमन विधि हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरे नंबर पर आती है निगमन विधि। जो प्राचीन शिक्षण विधियां हैं व्याकरण की, उनमें दूसरी विधि है निगमन विधि। तो निगमन विधि साथियों उसकी उल्टी हो जाएगी, आगमन विधि के एकदम विपरीत है। तो सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक स्तर पर इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, प्लेटो के द्वारा किया गया था। तो साथियों उसमें किसने किया था, अरस्तु ने। इसमें किसने, निगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया, प्लेटो ने किया है। आगे बात करेंगे अरस्तु के द्वारा, प्लेटो व अरस्तु के द्वारा किया गया है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इस विधि का प्रतिपादन साथियों सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया। साथियों आगमन विधि का पतंजलि ने किया था, निगमन विधि का किसने किया है संस्कृत में, महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया है। याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक नियम या सिद्धांत का ज्ञान बालकों को पहले करवाता है, पहले नियम या सिद्धांत बताता है, तो साथियों वो नियम निगमन विधि होती है। नी से निगमन विधि याद हो जाएगा, नियम का नी ले लो और निगमन विधि का भी नी ले लो, तो नियम से निगमन विधि इस तरह से याद कर सकते हो आप लोग। तो पहले नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं किसमें, निगमन विधि में, एवं उसके बाद उदाहरणों या उस नियम का प्रयोग करवाता है तो वो एक निगमन विधि कहलाती है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हम लोग इसमें सबसे पहले नियम बताते हैं और उसके बाद में उदाहरण तक पहुंचते हैं, तो ये निगमन विधि हो जाएगी साथियों। निगमन विधि की परिभाषाएं, बहुत सारे राइटर ने परिभाषा दी है। तो लैंडन लैंडन क्या कहते हैं, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम को स्पष्ट किया जाता है। सबसे पहले निगमन विधि में क्या किया जाता है, नियम को स्पष्ट किया जाता है। तो लैंडन या लैंडव कहते हैं कि निगमन विधि में सबसे पहले नियम को स्पष्ट किया जाता है। तो नियम को स्पष्ट करने वाली बात जो है कौन कहता है निगमन विधि के लिए, लैंडन कहते हैं। तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अंत में उदाहरणों का प्रयोग करके उसको पूर्ण रूप स्पष्ट किया जाता है, तो ऐसा लैंडव या लेंटन कहते हैं। अब देखिए साथियों, जिस तरह से आगमन विधि के पद थे, चरण थे, सोपान थे, उसी तरह से निगमन विधि के भी चार ही चरण होते हैं या चार ही सोपान होते हैं या चार ही पद होते हैं। तो याद रखना, आगमन विधि के भी चार पद थे, निगमन विधि के भी चार ही पद हैं। तो देखो यहाँ पर अब इसके चार पद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाया जाता है। नंबर 2 पे नियम या सिद्धांत का उदाहरण प्रयोग किया जाता, नियम या सिद्धांत का उदाहरणों पर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाया जाता है, फिर नियम या सिद्धांत का प्रयोग उदाहरणों पर प्रयोग
करना होता है, फिर जो तीसरे नंबर पर परीक्षण करते हैं, फिर सत्यापन या पुष्टि करते हैं। लास्ट में उसमें भी सत्यापन या पुष्टि ही है, तीसरे में वहां भी परीक्षण ही है। तो याद रखना इसके जो 4 चरण है निगमन विधि के, सबसे पहले नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना, फिर नियम या सिद्धांत का उदाहरणों पर प्रयोग करना, फिर निरीक्षण परीक्षण करना, फिर सत्यापन या पुष्टि करना। इस तरह से इसके 4 चरण हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ऐसे कैसे क्रम से। बात करेंगे साथियों सबसे पहले चरण की, नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों के समक्ष कोई नियम प्रस्तुत करता है। नियम जैसे उसने प्रस्तुत किया, ई ई ए उ उ ऊ री र ली ल, असमान या अस्वर वर्ण यण संधि होता है। ई ई ए में बदल जाता है, उ में बदल जाता है, री र में, री ल में बदल जाता है। कब बदलते हैं ये? जब इनके बाद में कोई असमान या असवर्ण स्वर आए तो वो यण संधि होती है। ऐसा नियम उसने बता दिया, साथ में प्रस्तुत कर दिया। अब क्या किया जाएगा? उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करेंगे हम लोग। पहले हमने उस नियम को बता दिया, अब उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसके अंतर्गत बताए गए नियम को उदाहरणों पर लागू किया जाएगा। जैसे अब एक पहला उदाहरण दिया, परि प्लस आवरण, तो पर्यावरण बना। तो यहाँ पर क्या है? ई प्लस आ, तो यहाँ देखो ई और यहाँ पर देखो आ, तो इसके बाद में क्या आ रहा है? ई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये किस में बदल जाएगा? जो ई है वो ए में बदल जाएगा। बिल्कुल, ये पर्यावरण यहाँ ए में बदल गया। सु प्लस आगत में भी जो ऊ है, ये यहाँ का जो ऊ है साथियों, वो व में बदल गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों ने इस पे नियम थोप दिए, यानी कि जो नियम हम लोगों ने प्रस्तुत किए थे, उदाहरणों पर उन नियमों का प्रयोग हमने कर दिया है। अब हम लोग परीक्षण करेंगे साथियों। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे? परीक्षण। इसके अंतर्गत उदाहरणों में बताए गए नियम की जांच की जाती है, यथा जैसे उपयुक्त उदाहरणों में ई उ री री के साथ असवर्ण असमान स्वर आ का मेल हुआ है, अतः इनमें यण संधि मानी जाती है, तथा यण संधि के नियमानुसार क्रमशः ये व र ल में बदला गया है। इसका मतलब परीक्षण भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग सत्यापन करेंगे। सत्यापन के लिए वापस से हमें क्या करने पड़ेंगे? और उदाहरण देने पड़ेंगे अलग से। इसके अंतर्गत बताए गए नियम की सत्यता जांच करने के लिए कुछ उदाहरण और प्रस्तुत करने पड़ेंगे। देवी प्लस उपासना, देवी उपासना, या ई जो है किसमें बदल गया? ए में बदल गया साथियों। तो ये नियम हमारे बताए गए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर साथियों सारे के सारे नियम हमने वापिस से एक तरह से जो सत्यापन या पुष्टि करेंगे उस नियम की, तो और उदाहरण हम लोगों ने प्रस्तुत किए। तो इसका मतलब ये भी सारी बातें हो गई। तो 4 चरण या 4 सोपान निगमन विधि के पूरे हो जाते हैं। जिस तरह से आगमन विधि के शिक्षण सूत्र थे, उसी तरह से साथियों निगमन विधि के भी शिक्षण सूत्र यहाँ पर दिए गए। तो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? वहां उदाहरण से नियम की ओर गए थे, तो निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। वहां पर विशिष्ट से सामान्य की ओर गए थे, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। वहां पर ज्ञात से अज्ञात की ओर गए थे आगमन विधि में, तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। आगमन विधि में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर गए थे, तो यहाँ प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चले जाएंगे। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए थे, तो यहाँ सूक्ष्म से स्थूल की ओर चले जाएंगे। आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर गए थे, तो यहाँ अमूर्त से मूर्त की ओर चले जाएंगे। आगमन विधि में पूर्ण से अंश की ओर गए थे, तो यहाँ अंश से पूर्ण की ओर चले जाएंगे। कठिन जटिल से सरल की ओर, वहां आगमन विधि में सरल से कठिन की ओर थे। तो साथियों आगमन विधि और निगमन विधि के सूत्र एकदम विपरीत हैं। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, एकदम उल्टा है। चरण सोपान में तो सारी प्रक्रिया वही है। अब आग निगमन विधि के लाभ या गुण क्या क्या होते हैं साथियों, देखिएगा। उच्च स्तर पर व्याकरण पढ़ाने के लिए सर्व उपयुक्त विधि है। आगमन विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है, और निगमन विधि उच्च स्तर पर व्याकरण पढ़ाने के लिए सर्व उपयुक्त विधि मानी जाती है। दूसरे नंबर पर इसका लाभ या गुण क्या है? एक साधारण शिक्षक भी इस विधि से सफलतापूर्वक व्याकरण पढ़ा सकता है। तीसरे नंबर पर है, इस विधि के प्रयोग से शिक्षक के समय एवं परिश्रम की बचत होती है। चौथा लाभ है, इस विधि के प्रयोग से पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है। पांचवा है, इससे पाठ के विकास की गति तीव्र होती है। छठा है, विद्यार्थी के स्मरण शक्ति और तीव्र विकास होता है, तीव्रता का विकास होता है। सातवां है, इस विधि से व्याकरण शिक्षण में शिक्षक अधिक रुचि लेते हैं। आठवां है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी अधिकतर इसी विधि के आधार पर किया जाता है। तो ये निगमन विधि के साथियों
क्या हो गए, लाभ हो गए या निगमन विधि के फायदे हो गए। ठीक है, अब निगमन विधि के दोष क्या क्या है, निगमन विधि के दोष क्या क्या है या उसमें कमियां क्या क्या है। देखो, छोटे बालकों प्राथमिक व्याकरण सिखाने के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, उसमें आगमन विधि के लिए मानी गई थी। इस विधि नंबर 2 पर है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। नंबर 3 पर है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। चौथे नंबर पर इस विधि यह विधि पूर्णतः अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। पांचवें नंबर पर यह व्याकरण शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। छठे नंबर पर आती है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में समझने एवं खोजने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। अब निगमन विधि की प्रणालियां, इससे सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं। इसके दो रूप हैं, निगमन विधि के रूप, इसे सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं, और इसके दो रूप हैं, एक होता है सूत्र प्रणाली, एक होता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अब दो प्रणाली कौन कौन से हैं, सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, इन दोनों को व्याकरण शिक्षण में पढ़ा गया है अन्य विधियों में साथियों। ठीक है, आगे देखिए, विशेष तथ्य में बात हम लोग करेंगे। संस्कृत के लगभग सभी प्रसिद्ध व्याकरणों द्वारा व्याकरण शिक्षण के लिए निगमन विधि का समर्थन किया गया है। संस्कृत के जितने भी व्याकरणाचार्य हैं वो निगमन विधि का ही व्याकरण शिक्षण में क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अब साथियों, पाणिनि ने भी निगमन विधि का बताया समर्थन किया, कात्यायन ने भी निगमन विधि का, और पतंजलि ने भी निगमन का समर्थन करते हुए आगमन विधि की ओर बढ़े हैं। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि तीनों ही जो है निगमन विधि का समर्थन करते हैं, और पतंजलि भी निगमन विधि का समर्थन करते हुए आगमन विधि की ओर बढ़े थे साथियों। कौन, पतंजलि। तो याद रखना साथियों ये बात। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पर आगमन और निगमन विधि। कौन सी, आगमन और निगमन विधि। तो मित्रों, अब पढ़ेंगे आगमन निगमन विधि से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। इसकी पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर मिलेगी, जो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी कोई कोर्स खरीदने आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, तो ऐप के ऊपर उपलब्ध है साथियों। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा फर्स्ट ग्रेड की साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस तरह पढ़ते रहिए और लाभ उठाते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।